हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 11th फिजिक्स की सेकेंड यूनिट और चैप्टर हमारा है थर्ड, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इजी चैप्टर है, हालांकि मार्क्स में तो कम बनेगा, लेकिन ये चैप्टर इजी मैं किस लिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, ऑलमोस्ट सारी टर्म्स आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, चाहे वो रेस्ट हो, मोशन हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, सेम वही टर्म्स यहाँ इस चैप्टर में भी इंक्लूड की गई है। ठीक है बच्चे, और लास्ट में जाकर के आपको ड्राइव करनी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आप 9th क्लास में भी ड्राइव करते हैं। यहाँ फिर से हम रिपीट करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक्स को। ठीक है बच्चे, कुछ टॉपिक्स यहाँ पर रिमूव भी कर दिए गए हैं, 30% जो सिलेबस हमारा कम हुआ है, लेकिन छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको भी हम एक बार यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारी डेफिनेशन होती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वर्ड जब भी आपके सामने आ जाए बच्चे, मैकेनिक से बना है, एक तरह से आप ही समझ लीजिए। और मैकेनिक क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से कुछ वर्क करेगा, औजार होंगे, उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कुछ डिवाइसेस होंगे जिनको लेकर के वो वर्क करता है। मीन्स कोई सॉलिड बॉडीज की बात कर रहा है बच्चे। तो यहाँ जब भी मैकेनिक्स आ जाए तो आप क्या कहेंगे, मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की तो हम बात कर ही रहे बच्चे। मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals about the study of different objects, bodies in rest or motion and effect of force acting on them। और उनके ऊपर जो भी फोर्सेस लगे हुए हैं उनको आप, उनके इफेक्ट को आपको स्टडी करना है। ये ब्रांच आपकी क्या कहलाती है, मैकेनिक्स। ठीक है बच्चे, इस मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसके 3 टाइप में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट होता है स्टैटिक्स। बच्चे स्टैटिक्स वर्ड से आपको याद आ रहा होगा, स्टैटिक हम वर्ड यूज करते हैं फॉर ए बॉडी विच इज इन रेस्ट। तो आप क्या कहेंगे, स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एंड फॉर द बॉडीज इन रेस्ट। रेस्ट में जो बॉडीज हैं उनके ऊपर जो फोर्सेस लगे हुए हैं उनके इफेक्ट को और बॉडीज की पोजीशन को, सिचुएशन को, कंडीशन को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच हमने कैटेगराइज किया इट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द डिफरेंट बॉडीज इन रेस्ट एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जो भी फोर्सेस लगे हुए उनके इफेक्ट की बात करते हैं। दूसरी ब्रांच में बच्चे हम डिवाइड करते हैं काइनेमेटिक्स। इसको आप डायनामिक भी कह सकते हो। ये काइनेटिक वर्ड से बना है बच्चे, है ना। और जब काइनेटिक वर्ड आ जाता है दैट मीन्स ए बॉडी इन मोशन, है ना। तो बच्चे आप क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट द बॉडीज इन मोशन। जो बॉडीज मोशन में है उनको आप स्टडी कर रहे हो तो आपकी ब्रांच क्या बन जाएगी, काइनेमेटिक्स बन जाएगी। एक बच्चे थर्ड ब्रांच और हमने रखी हुई है काइनेटिक्स। यहां काइनेटिक और बच्चे काइनेमेटिक में डिफरेंस क्या है ये ध्यान रखिए जरा। क्या डिफरेंस है बच्चे, जो हमारी काइनेमेटिक ब्रांच हमने बनाई है उस ब्रांच में क्या है, केवल हम स्टडी करते हैं ए बॉडी इन मोशन। हम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि ये मोशन का कोज क्या था, किस इफेक्ट की वजह से ये बॉडी हमारी मोशन में आई है, ये हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। लेकिन जो ये हमारी थर्ड ब्रांच बनती है बच्चे काइनेटिक, इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं बॉडी इन मोशन, लेकिन साथ साथ ही क्या करते हैं, कोज ऑफ मोशन ऑल्सो। Kinematics is a branch of physics in which we deal with the objects in motion and also causes of motion। जो मोशन के causes है उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये बच्चे ये हो गई हमारी 3 टाइप की ब्रांचेस। इनके बाद हम करते हैं कुछ छोटी छोटी और डेफिनेशंस हैं, उनको स्टडी करते हैं बच्चे। देखिए जैसे हम एक टर्म लेते हैं रेस्ट। व्हाट डू यू मीन
सभी जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं रेस्ट क्या होता है तो आप बता देंगे कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट क्या डिफाइन करेंगे बच्चे? हम रेस्ट में डिफाइन करेंगे इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे बॉडी इज इन रेस्ट। इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। तब आप कहेंगे बॉडी हमारी कैसी है? रेस्ट में। सपोज आपके आसपास कुछ सामान रखे हुए हैं, आपके घर में कोई टीवी रखा हुआ है, आपके घर में एक बेड रखा हुआ है, आपके घर में सपोज एक फ्रिज रखा हुआ है, तो ये सब कैसे बच्चे? एक दिन 2 दिन रखे हुए हमेशा वहीं पर, जब तक आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। तो वे सारी बॉडीज कैसी है? इन रेस्ट। दूसरी एक टर्म यहाँ पर डिफाइन करते हैं बच्चे मोशन। मोशन भी आपके समझ में आ गया, मीन्स मूव, चलना। यहाँ इस वर्ड से मीनिंग निकल रहा है। तो मोशन में आप क्या डिफाइन करते हैं बच्चे? इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, सपोज मैं अभी 1 सेकंड पहले यहाँ पे खड़ा था, फिर मैं इधर मूव करने लगूँ तो क्या हो रहा है? मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तब आप बॉडी को मोशन में डिफाइन करेंगे बच्चे। यहाँ अब मैं बच्चे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूँ, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम। देखिए बच्चे, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव। रेस्ट इज ऑल्सो रिलेटिव, मोशन इज ऑल्सो रिलेटिव, मैं भी रिलेटिव, ये भी रिलेटिव, वो भी रिलेटिव, सब एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। कोई भी क्वांटिटी एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं की जा सकती। हर एक क्वांटिटी के लिए एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, एक रिलेटिव टर्म की जरूरत पड़ती है ना। सपोज मैं अपनी पोजीशन की बात करता हूँ बच्चे, मैं यहाँ पर हूँ, खड़ा हुआ हूँ। अब मैं कहूँ कि मेरी आप डिस्टेंस बताइए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मी, मेरी डिस्टेंस क्या है। फिर आप क्या करेंगे? आपके मन में एक सवाल आएगा, कहाँ से, किस पॉइंट से डिस्टेंस बताए? इस दीवार से बताए या उधर रखा है उधर से बनाए या सामने चेयर रखी हुई है उससे बताए। तो बच्चे किसी भी बॉडी की पोजीशन को, चाहे वो रेस्ट पोजीशन हो, चाहे वो मोशन पोजीशन हो, कैसे भी हो, डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट, एक ओरिजिन की रिक्वायरमेंट होती है ना। वही हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। और फ्रेम जब हम बात करते हैं तो फ्रेम क्या हो जाता है? हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाते हैं। रेफरेंस फ्रेम इज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस हम पढ़ते हैं बच्चे, 3 एक्सिस हमारी होती है। तो रेफरेंस फ्रेम इज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय विच वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन रेस्ट और मोशन। सपोज ये बच्चे आपने डिफाइन कर लिया एक्स वाई जेड, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। और ये क्या है? सपोज ओरिजिन है। और यहाँ सपोज अब आपके पास कोई पॉइंट है P, तो उसकी पोजीशन आप कैसे दिखाएंगे? फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से शो करेंगे आप इसकी पोजीशन, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चे? रेफरेंस फ्रेम होगा। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है? रेफरेंस फ्रेम इज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रॉम विच वी कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन रेस्ट और मोशन। ठीक है। तो बच्चे कहीं ना कहीं से तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि बॉडी किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेस हो रही है, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो मोशन में, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज हम सब एक बस में बैठे हुए जा रहे हैं, मैं बैठा हूँ और आप भी बैठे हैं। एक सीट पर मैं बैठा हूँ, दूसरी सीट पर आप बैठे हैं, है ना। और बस मूव कर रही है और एक हमारा तीसरा बच्चा बाहर खड़ा हुआ है सड़क के किनारे।
उस बच्चे के रेस्पेक्ट में हमारी बस क्या है, मोशन में है। मैं और तुम दोनों बैठे हुए हैं, दोनों उस बच्चे के रेस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, लेकिन अगर हम दोनों अपनी बात करें तो क्या हो रहा है, हमारे दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी फिक्स है, कांस्टेंट है, मींस वी आर इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, बट वी आर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू द चाइल्ड दैट इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, है ना। तो जो बस के बाहर खड़ा हुआ है, रोड पर खड़ा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन हम दोनों बस में बैठे हुए हैं, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, तो हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे, रेस्ट में। तो बच्चे हमेशा हम एक रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए बच्चे आगे की डेफिनेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं बच्चे डिस्टेंस। ये भी आप जानते हो बच्चे डिस्टेंस क्या होती है। सपोज एक पॉइंट हमारा ए है, दूसरा पॉइंट हमारा बी है, और कोई एक बॉय वो ए से बी पर जाता है किसी एक पाथ से, सपोज अपने घर से कहीं किसी मार्केट में शॉप पर जा रहा है कुछ सामान खरीदने के लिए, है ना, और वहां तक जाने के लिए कई रास्ते हैं। सपोज ये 3 रास्तों को वो चूज करता है जाने के लिए, तो तीनों रास्तों में कुछ पाथ ट्रेवल करता है, पाथ की कुछ लेंथ आती है, और तीनों में डिफरेंट आ रहे हैं बच्चे, तो यही हमारी डिस्टेंस होती है। क्या डिफाइन करेंगे, द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, बाय ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये जो भी पाथ ट्रेवल किया है बच्चे, इसकी टोटल लेंथ आप काउंट कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी, ऐसा भी आप कह सकते हो। एक और दूसरी तरह हमारे बच्चे से रिलेटेड होती है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चे, देखिए यहीं पर बात कर लेते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड आया है तो डिस्टेंस से ही रिलेटेड, लेकिन बच्चे ये क्या होता है, द मिनिमम लेंथ between initial and final position of an object. Minimum distance, minimum length of the path, that is straight between point A and B, A और B के बीच की straight distance, straight length जो हमारी होगी वो क्या कहलाएगी, displacement। देखिए बच्चे इन सभी में अलग अलग है ना, कोई लॉन्गर पाथ है, कोई स्मॉलर पाथ है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, दैट इज स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी। अब वो बच्चे किसी पाथ से जाए, अब हम अपनी छत पर खड़े हो गए, हमें पता है कि वहाँ पर एक शॉप है, हम सीधा देखें तो वो कहलाएगी हमारी डिस्टेंस, लेकिन आप ऐसे ऊपर ऊपर तो जा नहीं सकते, आप जाएंगे तो किसी गली के थ्रू किसी रोड से ही जाएंगे, तो वहाँ तो आप डिस्टेंस कवर करेंगे, लेकिन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आप सीधे देखेंगे तो वो क्या बन जाएगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये हमारी क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट। और बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, क्वांटिटीज हमारी 2 टाइप की होती है, आपने पढ़ी है, स्केलर एंड वेक्टर। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे बच्चे वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें हम डायरेक्शन भी लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हम कहते हैं सपोज ए टू बी, तो ए से बी की तरफ को हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, ए टू बी, और सपोज बी से वापस आएगा तो हम डिस्प्लेसमेंट बी से ए की तरफ को मेजर करेंगे। तो यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज यहाँ इस बी पॉइंट पर कोई शॉप है, जहाँ आप जा रहे हो, शॉप आप आ नहीं रहे हो फिलहाल, तो शॉप की बात कर लेता हूँ, वहाँ तो आप घूमते हैं, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। सपोज ये 4 मीटर, सपोज 3 मीटर इधर ट्रेवल करता है, या सपोज मैं इसको 30 मीटर कह देता हूँ बच्चे, और 40 मीटर वो
चलकर बी तक ट्रेवल करता है। तो यहाँ दो चीजें बच्चे हम फाइंड करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो टर्म हम फाइंड करेंगे। तो क्या बनेगा, देखिए डिस्टेंस क्या थी, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, मींस ए से वो पहले सी तक जाता है, इसको सी पॉइंट कंसीडर कर लिया, फिर वो सी से बी तक जाता है, तो 30 प्लस 40 कितना हो गया, 70 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या कहा था, मिनिमम डिस्टेंस, वो क्या होगी, ए टू बी। यहाँ तो ये राइट एंगल बन रहा है बच्चे, पाइथागोरस से आप ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा बच्चे ए बी। तो ए बी आप कैसे निकल जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 50 स्क्वायर, मीन्स ये क्या आ गया 50 मीटर आ गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चे क्या 50 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ बच्चे, सपोज अब एक कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस है सपोज 2 मीटर। कोई इंसेक्ट है सपोज किसी सर्कुलर, कोई हमारे पास वायर रखा था सर्कुलर फॉर्म में, उसके ऊपर मूव कर रहा है। चलिए ये इंसेक्ट ए पॉइंट से चलता है और चलते चलते फिर वापस ए पॉइंट पर वापस पहुंच जाता है। तब पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द इंसेक्ट। देखिए बच्चे ए से बी तक चलता है इस पाथ के थ्रू, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ, तो डिस्टेंस क्या बन जाएगी, circumference of this circle means 2 pi r, means 2 pi into 2 means 4 pi सेंटीमीटर। लेकिन वो पूछता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट से चला था बच्चे उसी पॉइंट पर पहुंच गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया बच्चे, और डिस्टेंस आपका 0 नहीं। तो यहाँ से बच्चे आपको एक बात तो पता चलती है कि डिस्टेंस नेवर बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, और बच्चे यहाँ एक चीज है, डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो हैव ए नेगेटिव वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है अगर वो रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में चलने लगे। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले एक्सिस की बात करूँ, सपोज ये पॉजिटिव एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। सपोज पॉजिटिव एक्सिस में जाने के बजाय नेगेटिव एक्सिस में चला जाए तो हमारी डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो सब अपने 9th क्लास में पढ़े हुए, किस तरह से नेगेटिव होती है, किस तरह से पॉजिटिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे के जो छोटी छोटी वो डेफिनेशंस है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।